गुड इवनिंग टू ऑल। डॉक्टर रुचि, गुड इवनिंग डॉक्टर प्रीत कमल। आप सभी कैसे हो? ऑल गुड। ओके। आज हम एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि बड़ा कॉमन है हमारी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में, दैट इज़ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को हम आज अच्छे से देखेंगे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। हाइपरटेंशन। नो, इज इट? दिस इज a birth chart. It's not heart. It's not heart, it's a birth chart. सो अभी आपको सीखना चाहिए बर्थ चार्ट कैसे डिज़ाइन करते हैं। एक स्क्वायर बनाना है और उसको ऐसे क्रॉस कर देना है। ठीक है। फिर एक सेंटर से इसको ऐसे अज्यूम करके एक पॉइंट एक पॉइंट यहाँ पे लगाना है, एक पॉइंट यहाँ पे लगाना है, एक पॉइंट यहाँ पे लगाना है। ठीक है। अभी इस पे वाइट बोर्ड पे इतना अच्छे से ड्रॉ होता नहीं चीज़ें, लेकिन फिर भी। ठीक है। तो दिस इज नॉर्थ इंडियन स्टाइल बर्थ चार्ट। साउथ इंडियन स्टाइल बर्थ चार्ट जो होता है वो अलग होता है। हाउसेस उसमें डिफरेंट होते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाइपरटेंशन, जो कि हम देखेंगे क्या कारण बनते हैं किसी एक व्यक्ति में, जिसकी वजह से उसको हाइपरटेंशन होता है। हाइपरटेंशन को आप ये मान के चलिए कि जब कहीं बर्थ चार्ट में कोई फेरी साइन आ जाए, है ना। फेरी साइन मतलब जो अग्नि तत्व के साइंस होते हैं। साइन मतलब राशि। जैसे अगर आप ये स्टार्ट करो तो ये जिन लोगों को थोड़ा बहुत हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है, तो ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस है, फोर्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस है। यहाँ से गिनती स्टार्ट करनी होती है। जैसे ये वन फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस है, फोर्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस है, सिक्स्थ हाउस है, सेवन्थ हाउस है, एट्थ हाउस है, नाइन्थ, टेंथ, 11th और 12th। ठीक है। ये हाउसेज हैं। अब अगर आपने अपना बर्थ चार्ट खोल के देखा हो तो आपको ऐसे नंबर दिखेंगे। उसमें क्या होता है, बर्थ चार्ट आप जब खोलते हो तो इसमें ऐसे नंबर नहीं लिखे होते। उसमें नंबर लिखे होते हैं जो यहाँ पे राशि प्रेजेंट है। हो सकता है आपका जो लॉर्ड असेंडेंट है वो एरीज साइन का है, फर्स्ट नंबर, तो ये यहाँ फर्स्ट साइन ही लिखा होगा।
किसी का नाइन्थ नंबर से है तो नाइन्थ नंबर से यहाँ चीज स्टार्ट होगी। नाइन्थ, टेंथ, 11th, है ना, इस तरीके से। सो जहाँ जिस व्यक्ति का जो साइन ये जहां से उसका बर्थ चार्ट स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं असेंडेंट हाउस। असेंडेंट हाउस मीन्स इट्स यू। मतलब चार्ट आपका जो स्टार्ट हो रहा है वो कौन सी राशि से स्टार्ट हो रहा है ना। अब इस पे डिपेंड करता है कि आपका फर्स्ट हाउस में क्या है। अब देखिए ये थोड़ा सा दिक्कत है, इसमें ट्रिकी है, हम मिटाना दिक्कत है थोड़ा सा। चलो अभी के लिए हम नहीं मिटाते हैं इसको। हम्म, अभी के लिए मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे और भी चीज़ें लिखनी है अभी। आप आज के बाद ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप बर्थ चार्ट खोलोगे नेक्स्ट टाइम, तो आपको ऑनलाइन खोलोगे या आप बर्थ का किसी का कुंडली देखोगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा, है ना। अब बर्थ चार्ट बड़े प्रकार के होते हैं, D1 से लेके D9, D60, है ना, उसमें नहीं जाना हम। हमने जो बर्थ चार्ट देखना, दो बर्थ चार्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहते हैं, एक D1 और अब D9। लेकिन अभी के लिए हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ D1, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। दिस इज D1 बर्थ चार्ट, जो कि मेन बर्थ चार्ट होता है, D1 बर्थ चार्ट। ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ से बात स्टार्ट होती है। इसको बोलते हैं असेंडेंट हाउस और फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस मीन्स द हाउस ऑफ पेशेंट इटसेल्फ। पेशेंट क्या है, वो किस बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन को लेके आ रहा है, उसका जो कोर फिजिक है वो क्या है ना। वो कौन से साइन से हमें ये पता चल जाता है कि व्यक्ति जो है वो किस प्रकार का होने वाला है, उसका शरीर का बिल्ट किस प्रकार का होने वाला है, और लाइफ में उसको क्या क्या चैलेंजेस आएंगे इस बिल्ट को लेके, वो क्या होने वाले हैं, और इस बिल्ट से उसको कौन सी प्रकृति मिलने वाली है। हालांकि प्रकृति और भी बड़े फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि मून साइन पे भी प्रकृति डिपेंड करती है कि मून कहाँ पे है। दो प्रकार के साइंस होते हैं जिसको आप बोलते हैं जन्म राशि। जन्म राशि हम बोलते हैं ना, हम अक्सर ये सभी को पता होता है कि मेरी राशि कौन सी है। कोई कहता है मेरी राशि तुला है, कोई कहता है मेरी राशि वृश्चिक है, कोई कहता है मेरी राशि कुंभ है। राशि मतलब होती है, जो हम देखते हैं वो होता है मून साइन, कि मून कहाँ पे बैठा हुआ है। अब मैं यहाँ मून की बात नहीं कर रहा हूँ, मून कहीं पे भी बैठा हो सकता है। बात यहाँ पे फर्स्ट हाउस की हो रही है। फर्स्ट हाउस में जो भी साइन होगा और उसके बाद जो प्लेनेट होगा, वो डिसाइड करते हैं कि पेशेंट अपने आप में फिजिकल अपीयरेंस उसकी कैसी है। मून जहां पे प्लेस्ड होगा, फॉर एग्जांपल अगर मून यहाँ पे प्लेस्ड है ना, मून यहाँ पे प्लेस्ड, तो और यहाँ पे अगर नाइन्थ साइन है, नाइन्थ साइन है, 9, 10, ये एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेके चलो। 9, 10, क्योंकि 9 से स्टार्ट हो रही चीज, 9, 10, 11, फिर ये 12 साइन आ गया, 13, 12 के बाद सारी वन स्टार्ट हो जाता है। 12 हाउस होते हैं ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हम एक चार्ट देख रहे हैं कि धनु लगन का 9 साइन मीन्स धनु लगन, है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने एक केस स्टडी ली है, जो कि मेरे पास पेशेंट आया था, उसका केस स्टडी लिया हुआ है, जो कि हाइपरटेंशन का पेशेंट था, जो हमने मैनेज किया। उस केस स्टडी के बारे में आपको बता रहा हूँ। सो 9 नंबर से स्टार्ट हुई। अब ये जो साइन है, फेरी साइंस होते हैं। फेरी साइंस मीन्स अग्नि तत्व प्रधान रहता है इनमें, गुस्से वाले लोग होते हैं। जैसे
एक नंबर अगर यहाँ पे आ गया तो भी गुस्से वाला व्यक्ति हो जाएगा, 5 नंबर आ गया तो भी गुस्से वाला हो गया, 9 नंबर आ गया तो भी गुस्से वाला हो गया। अब 1 नंबर जो है वो मार्स को डोनेट करता है। इसका लगन लॉर्ड जो होता है मार्स है, इसका सन है ना, और इसका जुपिटर है। हालांकि जुपिटर है, लेकिन स्टिल ये फेरी साइन में आता है, क्योंकि ये, अगर आप धनु लगन का साइन देखो तो एक व्यक्ति, साइन किस तरीके से इसका, कि व्यक्ति जो है वो धनुष चला रहा है, ऊपर वाला धड़ उसका मनुष्य का है, लेकिन नीचे वाला धड़ जो है वो जानवर का है। आप नेट पे सर्च कर लेना। तो मतलब ये लोग लड़ाई झगड़े वाले होते हैं, है ना, गुस्से वाले होते हैं, फेरी साइन है ना। हालांकि जुपिटर है, फेरी साइन है, इगोस्टिक होते हैं। मार्स वाले लोग भी इगोस्टिक होते हैं, सन वाले डोमिनेटेड होते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है कि मून बैठा है एक्वेरियस में। एक्वेरियस साइंस जो है वो 11 नंबर, वो शनि का साइन है। बर्थ चार्ट जब आप साइंस और प्लैनेट्स देखोगे तो यू विल फाइंड कि 11 नंबर को रूल करता है सन और सैटर्न। कुंभ राशि जिसको बोलते हैं, कुंभ राशि। अब हाइपरटेंशन के पेशेंट को आपको अगर देखना है और उसको मैनेज करना है अच्छे से, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डिस्टर्बिंग एलिमेंट है जो कि पेशेंट को डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से ब्लड दूषित हो रहा है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन क्रिएट हो रही। अब इस एक केस को लेके हम समझते हैं, फिर मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। धनु लगन का साइन है, ऑलरेडी फेरी साइन है, मतलब आग वाला साइन है, इगोस्टिक है। अब इसका जो लगन लॉर्ड है वो बैठ गया है 12th हाउस में। मतलब ये साइन यहाँ, एक यहाँ बैठा हुआ है, जहां बैठ के मालिक इसको कंट्रोल कर रहा है। 12th हाउस जो है वो हाउस ऑफ आइसोलेशन भी है। 6, 8, 12 जो घर है वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की नज़र से बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 वाला घर भी अच्छा नहीं माना गया, 8 वाला भी, 6 वाला भी नहीं। ठीक है। तो 12 वाले घर में बैठा हुआ है व्यक्ति, इसका मतलब कि पेशेंट की आत्मा आइसोलेशन में जाना चाहती है। यस यस, लॉस वाला घर, लॉस वाला घर भी है। अगर अच्छा वेल प्लेस्ड है तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही लेके जाता है आपको, और ऊपर से पावर्स भी आती हैं। 12th हाउस की जब दशा चलती है तो कोई रेमेडी नहीं होती है, आपको अपने आप ही समझ आएगी ऊपर से, तो समझोगे, अदरवाइज नहीं समझ सकते। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है। हालांकि मैंने आपको ऐसे बोला कि 6, 8, 12 अच्छे हाउस नहीं है, लेकिन अ, कोई भी हाउस बुरा नहीं होता। आपको उसको अच्छा बनाना होता है। ऑब्स्टेकल्स होती हैं इन हाउसेस में, ऑब्स्टेकल्स होती हैं, है ना? खासकर 6th वाला हाउस, ये तो आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे चला गया। अब ऐसा समझिए कि आपने व्यक्ति को बिठा दिया पहले घर में, लेकिन उसकी आत्मा कहाँ है? 12वें घर में। वो अपने शरीर में है, लेकिन उसका जो सोल डिजायर है, जो वो आइसोलेशन में जाना चाहती है। ज्यादा भीड़ भड़ाके में नहीं रहना चाहता, अपना अकेला रहना चाहता है वो। समझ गई? सबसे कटा फटा, इतना इंटरेस्ट नहीं है रिश्तों नातों में, डेली चीजों में इतना इंटरेस्ट नहीं है वो अपना। उसको ये है कि मैं काम करूं और सो जाऊं, काम करूं तो अपने बेडरूम में चले जाऊं। ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है, आइसोलेशन में रहना चाहता है, सोता है ज्यादा। ऐसे पेशेंट नींद ज्यादा प्रेफर करते हैं, और कहते हैं, सीधा कह देते हैं कि हमसे ज्यादा काम नहीं होता, हमसे इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा हम काम नहीं कर सकते। बेशक उनका बिल्ट बड़ा अच्छा हेल्दी होगा, लेकिन वो कहेंगे कि यार बात इस तरह से है, हमसे ज़्यादा मेहनत नहीं होती, हम ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते, आप अपने हिसाब से देख लो। क्योंकि ईगो है, जुपिटर ईगो है, गुरु प्लेनेट है, तो वो बात मानता नहीं है। अब अब इस पेशेंट में एक तो ये दिक्कत हो रही थी, ऊपर से सोने से सुहागा क्या हो गया कि मून के साथ सैटर्न भी आ गया इस पेशेंट में। तो क्या हो गया, मून और सैटर्न जब बन जाता है तो विष योग बनता है, पॉइजन योग।
सैटर्न क्या करता है? सैटर्न डिप्रेशन क्रिएट करता है। डिप्रेशन इन द सेंस ऐसे क्रिएट करता है कि वो आपको पुश करता है कि आप चेंज हो जाओ। आप इस दुनिया का परम सत्य समझो। ये रिश्ते नाते, ये कार्य, ये मटेरियलिस्टिक गेन्स, इनसे कुछ नहीं रखा। आप अल्टीमेट ट्रूथ समझो। आप डिसिप्लिन में आओ। आप मेहनत करो। जीरो से स्टार्ट करो। स्ट्रेटजीज बनाओ। डीप इंसाइट्स लेके जाओ। ओके, अगर आपको बिजनेस भी करना है कोई बात नहीं, लेकिन डीप इंसाइट में जाओ। स्ट्रेटजीज बनाओ। हर एक छोटे छोटे पहलू पे काम करो। ऐसे नहीं आपको सक्सेस मिलेगी। तो क्या होता है? तो स्टार्टिंग के फेज ऑफ लाइफ में, लाइक 30 से 35 साल तक, वो बहुत दुखी करता है। क्योंकि आप उस एज में चीज़ों को समझ नहीं रहे होते। आप चीज़ों को बाईपास करने की कोशिश करते हो। आपको लगता है कि नहीं, चीज़ें ऐसे हो जाती हैं, मेहनत नहीं करनी। क्योंकि मेहनत यहाँ पे जी आपको करने नहीं दे रहा। जुपिटर 8 था उसमें बैठा हुआ है। वो कह रहा है कि मुझे मेहनत नहीं कर सकता मैं। सैटर्न कह रहा है उसकी आत्मा को कि तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। तुम्हें अपने सिबलिंग्स के प्रति, उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। लेकिन एक उसका पार्ट कह रहा है कि नहीं यार, मुझे आइसोलेशन में जाना है, मुझे सोना है, मेरे से ज्यादा काम नहीं होता। फिर जब ये कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो क्योंकि ये जो फेरी साइन है, तो अग्रेशन डेवलप होता है। जब आप चीजों को नहीं समझते और चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती, क्योंकि वो हो ही नहीं सकती, प्रकृति के विपरीत है। आपको जो सिचुएशन मिली है, आपके जो ग्रह मिले हैं, आपको उसके हिसाब से नहीं चल रहे हो, तो दिक्कतें होना स्टार्ट है। तो क्या होगा इस पेशेंट में? इस पेशेंट में एग्रेशन आना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे धीरे। अच्छा, फिर और जब चीजें बिगड़ती हैं तो चीजें और ज्यादा बिगड़ती हैं। यहाँ पे आके मार्स बैठ गया। मार्स, राहु प्लस वीनस, और ये तीनों मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, मार्शियल प्लैनेट्स हैं। स्ट्रांग डिजायर लेके चलते हैं। अच्छा बुरा नहीं देखते, इनको डिजायर चाहिए, इनको चाहिए हमारा काम होना चाहिए। चाहे वो गलत वे में आ रहा, लेकिन हमें काम होना चाहिए। 11th हाउस डिजायर का हाउस भी है। लेकिन डिजायर ऊपर से और आगे, मेहनत आप करना नहीं चाहते, डिसिप्लिन आप रहना नहीं चाहते, तो क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन डिवेलप होती है, एंजाइटी, एंगर। समझ कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि पेशेंट समझना चाहता नहीं। और सैटर्न एक ऐसा प्लेनेट है कि आप इसको बाईपास नहीं कर सकते। स्ट्रिक्ट टीचर है ये। इसलिए शनि की महादशा, साढ़े सती, ये लोगों को चेंज करती है। बड़ी भयानक एक ऐसी दशा होती है जिसमें सभी लोग कह कर आते हैं, हम डरते हैं। और लंबी होती है, लंबी दशा, 19-20 साल की दशा। 19-20 साल का एक लाइफ का पीरियड आपको सैटर्न आपको टीचिंग में गुजारता है कि आप समझो। और सैटर्न की दशा से आपको लाइफ में यू टर्न लेके आना ही पड़ता है। नहीं सीखोगे तो मारे जाओगे। कोई और ऑप्शन नहीं है। जुपिटर और सैटर्न दोनों स्ट्रिक्ट टीचर है, लेकिन जुपिटर फिर भी मर्सी कर देता है। वो कहता है कोई बात नहीं है बच्चे, आप समझ जाओ, आप कोई बात नहीं, आपने गलती की है, आपको मैं मौका देता हूँ। लेकिन सैटर्न एक ऐसा प्लेनेट है, वो गलती की कोई गुंजाइश नहीं है वहां। आपने गलती की और आपको तुरंत सजा मिली। तो सैटर्न यहाँ पे मून के साथ बैठ गया, तो वो तो बिल्कुल भी आपके जो मर्जी यहाँ प्लेनेट जैसे वैसे भी है, वो कहते कि नहीं। क्योंकि मून सोल डिजायर के साथ बैठ गया ना, सोल के साथ मून मन भी है। तो लगातार पुशिंग हो रही है यहाँ पे पेशेंट को कि तुम डिसिप्लिन में आओ, तुम सुबह उठो, जिम जाओ, तुम डायरी लिखो, तुम अपने कोई पेंडिंग काम मत डालो। लेकिन एक द्वंद्वता और चल रही है। वो द्वंद्वता ये है कि पेशेंट की जो बॉडी है, जो शरीर है, जो वो उसका साथ नहीं दे रहा। शरीर कहता है मेरे से काम नहीं होता, मैं नहीं डिसिप्लिन में आ सकता। लेकिन मन और आत्मा कह रही है कि तुम डिसिप्लिन में आओ। ऊपर से डिजायर दे दी बड़ा अमीर बनने की, अच्छा पैसा कमाने की। अब वो डिजायर कैसे पूरी पूरी होंगी? वो तभी पूरी होगी ना जब आप काम करोगे, डिसिप्लिन में आओगे, है ना? तो डिजायर भी आ गई,
पुशिंग भी हो रही है आपको, पर बॉडी साथ नहीं दे रही। बॉडी कह रही है कि मेरे से काम नहीं होता, मुझे सोना पसंद है, मैं नहीं सुबह जल्दी उठ सकता। तो क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट आ गया। कॉन्फ्लिक्ट जब आता है ऐसे केसेस में, जो फेरी साइंस में, तो क्या हो गया, हाइपरटेंशन डेवलप होना स्टार्ट हो गया पेशेंट। अब हाइपरटेंशन को और एग्रेवेट कर दिया चीजों ने जब मार्स और राहु इकट्ठे आ गए। मार्स और राहु, आप हमेशा आप नोट डाउन कर लो, मार्स राहु जिस किसी पेशेंट में आप पाओ कहीं भी, रिस्पेक्टिव ऑफ एनी हाउस, यू विल फाइंड ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर, ऑटोइम्यूनिटी रिलेटेड डिसऑर्डर, स्किन इश्यूज, सोरियासिस, chronic psoriasis, non-healing psoriasis, eczema, atopic dermatitis, hypertension, uncontrollable hypertension, blood related disorders। देखिए, ये चीज़ें बहुत डीप है। ये तो आप ऐसा समझ के, आप नर्सरी में पढ़ा रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि इनकी अलग अलग से डिग्रीज होती हैं, इनका फिर नक्षत्र लॉर्ड भी देखना पड़ता है, डिपॉजिटर भी देखना पड़ता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन स्टार्ट तो कहीं कहीं से करना पड़ेगा ना। तो इसलिए मैं एक बीज डाल रहा हूँ आपके हर लेक्चर में, थोड़ा सा बीज डाल देता हूँ, ताकि आप धीरे 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 करके समझो। एक चीज आप समझो कि ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर मार्स एंड राहु देता ही देता है। अब फेरी साइन यहाँ पे भी बन रहा, देखो कर्मास कैसे हिट करते हैं आपको। तो ओवरऑल हर जगह से पुश हो रहा है कि आप पेशेंट हाइपरटेंशन से सफर करें। अब ये पेशेंट हाइपरटेंशन प्लस सोरियासिस, है ना, हाइपरटेंशन सोरियासिस, अग्रेशन, बहुत स्ट्रांग अग्रेशन से जूझ रहा था। क्योंकि क्यों स्ट्रॉन्ग अग्रेशन बन रहा था, क्योंकि इससे नेक्स्ट वाला जो चार्ट D9 हम देखते हैं, उसमें पेशेंट का मार्स प्लस सैटर्न कॉम्बिनेशन बन रहा था। मार्स और सैटर्न कॉम्बिनेशन जब बनता है तो क्षत्रिय योग देता है। ये लोग ना ऐसे होते हैं कि मतलब मार घाट वाले। यूजली ये कॉम्बिनेशन आपको राजपूतों में देखने को मिलेगा, जो क्षत्रिय ट्रेड होते हैं ना, उनमें देखने को मिलेगा। जो हमारी जो सेक्ट से हमारी सोसाइटी के जो लड़ाई करते थे, उनमें आपको देखने को मिलेगा मार्स प्लस सेक्टर, क्षत्रिय योग। मतलब आगे पीछे नहीं सोचना, जब मैदान में कूदना है तो लड़ना है, फिर उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो नहीं देखे जाते। सो ओवरऑल हर जगह से, और ऊपर से मैंने जब पूछा तो ये पेशेंट है भी क्षत्रिय था, राजपूत कास्ट से बिलोंग करता है पेशेंट, है ना। देखो चीजें कैसे कैसे चीजें एक दूसरे के साथ कड़ी मिलाती हैं। हर जगह से पेशेंट को अग्रेशन ही अग्रेशन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सैटर्न बीच में आके सारी गेम चेंज कर रहा है। अगर यहाँ पे सैटर्न नहीं हो तो पेशेंट एक योद्धा बन रहा है, और जब योद्धा बनता है ना तो गुस्सा बाहर निकलता है। गुस्सा बाहर निकलता है, गिल्ट फीलिंग जब तक नहीं हो तो मैलेफिक प्लैनेट्स आपका नुकसान नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपको अंदर से ये ना लगे कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, तो आप अगर गलत भी कर रहे हो तो आपकी बॉडी पे इतना नुकसान नहीं आएगा, क्योंकि गिल्ट फील नहीं है, द्वंद नहीं है, द्वंद्वता नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है ना, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इनसाइड द बॉडी। आपको लगता है आप सही कर रहे हो, आप मारघाट कर रहे हो, कोई बात नहीं, सही है, दुनिया ऐसे ही चलती है, कोई इशू नहीं है। लेकिन सैटर्न बीच में आके सारा गेम खराब कर रहा है। सैटर्न मून के साथ आके बैठ के एक मेजर चंक जो आपकी सोल का है उसको अफेक्ट कर रहा है। वो देखिए कितनी डिस्टर्ब एनर्जी है यहाँ, इस चार्ट में कितना डिस्टर्ब एनर्जी है। आप देखिए कैसे ऐसे डिजीज बनती है। और ये डिजीज चार्ट इसलिए देखा गया, हर पेशेंट का चार्ट नहीं देखते हम, लेकिन इसलिए देखा गया क्योंकि मल्टीपल पंचकर्म की सिटिंग लेके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगाज लेके, और ऑलमोस्ट ट्राइड ऑल द अवेलेबल मेडिकल सिस्टम, पेशेंट को रिजल्ट नहीं आ रहा था, हाइपरटेंशन कंट्रोल नहीं हो रहा था, सोरियासिस ठीक नहीं हो रही थी। देन इन दैट कंडीशन आई यूज टू वैल्यूएट बर्थ चार्ट कि हो क्या रहा है, क्या कारण बन रहा है, रूट काज को देखा जाए। तो अभी आप इसको देख लीजिए कि
कितना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कैसे डिजीज बनती है। अब मैं इस केस के माध्यम से आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको थोड़ा सा रिमेम्बर करने हैं कि कभी भी अगर आपके पास यहाँ कोई ऐसा केस फंस जाता है तो क्या क्या कारण बनते हैं जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है। देखिए, अगर फेरी साइंस वाले नंबर फर्स्ट हाउस में हो तो मैंने आपको बताया, जैसे 1, 5, 9, तो चांसेस रहते हैं फर्स्ट हाउस में हो, चांसेस रहते हैं कि पेशेंट हाइपरटेंशन से ग्रसित होगा। फिर अगर मून अफ्लिक्टेड है, मून डेबिलिटेटेड है, मींस हैप्पी नहीं है, अगर मून नॉट हैप्पी, तो भी आपको ये समझ लेना चाहिए कि चांसेस बन सकते हैं हाइपरटेंशन। दूसरा, फोर्थ हाउस जो है वो आपका मदर का हाउस भी है और इमोशंस का हाउस भी है, मेंटल वेलबींग का हाउस भी है। मेंटल वेलबींग का हाउस भी है। तो फोर्थ हाउस मेंटल वेलबींग का हाउस है। अगर ये अफ्लिक्टेड हो, ये डिस्टर्ब हो, तब भी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। फिर अगर फर्स्ट हाउस में आपके सन आ जाए, मार्स आ जाए, तो भी आपको हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। समझिए, अब चीजों को समराइज करते हैं। इन दोनों चीजों से ये समरी बनती है कि हाइपरटेंशन के पेशेंट यूजली दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक तो वो पेशेंट्स होंगे जो कि मार्शियल प्लैनेट की अफ्लिक्शन से हाइपरटेंशन क्रिएट कर रहे हैं, और एक सिचुएशन वो बनेगी जब आपका मून डिस्टर्ब होगा, तो भी हाइपरटेंशन होगा। ये वाले पेशेंट्स आपको वात कफ की कैटेगरी में डाल सकते हो आप, कफ वात या वात कफ। ये वाले यूजली आपको वात पित्त या वात और पित्त की कैटेगरी में आप डाल सकते हैं ब्रॉडली, क्योंकि हमने इन द एंड ट्रीटमेंट हमने कैसे करना है, with the dosha accordance we have to do the treatment apart from giving some remedies, astrological remedies। अब वात कफ, कफ वात वाले को समझते हैं। कफ वात वाला हाइपरटेंसिव वाला पेशेंट, आपको ऐसा लगेगा देखने पर कि अग्रेशन बहुत है, हैवी बिल्ट रहेगा, हैवी बिल्ट होगा, अग्रेशन होगा, ऐसे लगेगा कि कंटेनमेंट है किसी चीज की, एनर्जी का कंटेनमेंट है, आपको रेसिस्टेंस बड़ी मिलेगी। ओबीज हो सकता है, ओबीज होगा ही है, मोस्ट ऑफ टाइम होता है ओबीज, अग्रेसिव, और रेसिस्टेंट लगेगा कि पेरिफेरल रेसिस्टेंट होगी, पेशेंट की आर्टरीज के अराउंड फैट का डिपोजिशन होगा, हाई कोलेस्ट्रॉल होगा। ये पेशेंट थिन बिल्ट का हो सकता है, नॉर्मल बिल्ट भी हो सकती है। ये ज़्यादा थिंकिंग वाला पेशेंट होगा, ओवर थिंकिंग हो सकती है, एंजाइटी, एंजाइटी, स्लीपलेसनेस, है ना। इस तरीके से आपको ये दो कैटेगरी के पेशेंट मिलेंगे। हालांकि मल्टीपल दोषा की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, लेकिन दो मैं आपको बताता हूँ इस तरीके से। ऐसे केसेस में आपको शोधन चिकित्सा अच्छा रहता है, और ऐसे में शमन टाइप का संतावन चिकित्सा, संतावना चिकित्सा अच्छा रहता है। अब देखिए, अब हम इनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे आते हैं।
देखिए, जब भी आपको ऐसा केस लगे, ऐसा केस देखिए हाइपरटेंशन का, जो कि कोलेस्ट्रॉल उसका हाई हो, पेरिफेरल रेसिस्टेंस हो, ओबीज पेशेंट हो, थोड़ा सा अग्रेसिव हो, अ, कफज प्रकृति वाले यूजली होते हैं, फैटी लिवर हो सकता है उसको, इस तरीके से वो हो, तो आपको क्या करना है, विरेचन देना है, क्योंकि कंजेशन बहुत हो रही है। इमीडिएट अगर आपको बीपी कम करना है तो यू हैव टू गिव विरेचन, क्योंकि जो पेरिफेरल रेसिस्टेंस है, जिसकी वजह से आर्टरीज, आपको मैं थोड़ा सा डायग्राम से बताने की कोशिश करता हूँ, ये आप आर्टरी मान के चलो। अब ये आर्टरी, डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द बॉडी, ये संकुचित और कंस्ट्रिक्ट और डायलेट होती रहती है ना, डिपेंडिंग कितना की बीपी, कितना ब्लड चाहिए बॉडी को, है ना, उसके हिसाब से। लेकिन अगर यहाँ पे फैट एक्सेस में डिपॉजिट हो जाए, है ना, फैट एक्सेस में डिपॉजिट हो जाए, या बीच में भी अगर फैट आ जाए, तो ये संकुचित और डायलेट नहीं हो पाती, कंस्ट्रिक्ट और डायलेट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से पेरिफेरल रेसिस्टेंस हो जाती है और हाइपरटेंशन डेवलप हो जाती है। क्योंकि जो मैकेनिज्म है, जो ऑटो मैकेनिज्म है अपना बॉडी का सिचुएशन के हिसाब से बीपी को रेगुलेट करने का, वो नहीं हो पाता, है ना, तो हाइपरटेंशन बढ़ता है। खासकर अगर किसी का हाइपरटेंशन सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हाइपरटेंशन होता है ना, डायस्टोलिक प्रेशर हमेशा इंडिकेट करता है कि पेरिफेरल रेसिस्टेंस ज़्यादा है। अगर किसी का डायस्टोलिक हाइपरटेंशन ज़्यादा है, तो इट ऑलवेज इंडिकेट्स कि पेरिफेरल रेसिस्टेंस ज़्यादा है। और सिस्टोलिक इंडिकेट ये करता है कि एंजाइटी ज़्यादा, हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ रहा है, तो ये एंजाइटी की वजह से भी हो सकता है ना, एंगर की वजह से भी हो सकता है, इट कुड बी मैनी रीजन। पेरिफेरल रेजिस्टेंस को आप कोरिलेट कर सकते हो, ये दो तरीके से भी पाई जाती है, रक्तज भी हो सकती है और कफज भी हो सकती है। ये यूजली वातज ही आपको मिलेगा, वातज और पित्तज। अगर किसी पेशेंट का डायस्टोलिक बीपी बड़ा हाई है, तो इमिडिएटली थिंक अबाउट पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो स्टार्टिंग में विरेचन देना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कल्याणक गुलम से सद्यो विरेचन, कल्याणक गुलम से सद्यो विरेचन दे सकते हो, अभिपत्ति चूर्ण से विरेचन दे सकते हो। आपको क्या करना है, एम ऑफ द ट्रीटमेंट क्या है, कि जो कंजेशन हुई पड़ी है आर्टरीज के अराउंड, चाहे वो कफ की है चाहे वो रक्त की है, उसको मैंने डायलेट करना है। मुझे बेसिकली विरेचन से पेशेंट को रिलैक्स करवाना है। जब आप शोधन करवाते हो ना, शोधन का जो लास्ट जो फल है वो ये कहता है कि पेशेंट अच्छा हैप्पी फील करता है, रिलैक्स्ड, हल्का, लाइट वेट। तो ऐसा समझना है कि पेशेंट के अंदर बहुत भार इकट्ठा हो गया, हैवी हो गया पेशेंट, आर्टरीज हैवी हो गई हैं, वो इतनी हैवी है कि वो डायलेट नहीं कर पा रही, स्ट्रिक्ट डायलेट नहीं कर पा रही, भार हो गया आम का, कफ का, रक्त का। तो विरेचन के थ्रू उसको बाहर निकालना है ना। अगर आप दूसरा विरेचन दे सकते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो सद्यो विरेचन से बाहर निकालो, हफ्ते में एक बार दो, 15 दिन में 2 बार दो, इस तरीके से। अगर आप इतना कर लेते हो तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम आपकी 70 to 80% प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अगर ये नहीं कर पा रहे तो फटोल कटोर आदि के कषाय से आप स्टार्ट कर लीजिए ट्रीटमेंट। फटोल कटोर आदि भी इस फेज के लिए अच्छा मेडिसिन है। 7, जिसकी वजह से पेरिफेरल रेसिस्टेंस हो रही है, कफ की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, थायराइड की वजह से, उसका भी ट्रीटमेंट साथ साथ करना है।
तो यू कैन ऐड आरोग्यवर्धिनी, कांचनार गूगल, कांचनार गूगल एक्स्ट्रा। ये आप पेरिफेरल रेसिस्टेंस का ट्रीटमेंट साथ साथ कर सकते हो। पेरिफेरल रेसिस्टेंस मतलब कि आपको वो जो सराउंडिंग कफ है, वो जो ओबेसिटी है, जो जिसकी वजह से एक्टिविटी कम है, जो तमस का भाव ज़्यादा है, उसको आपने निकालना है। तो फिर लॉन्ग टर्म अप्रोच आपको साथ में लेके चलनी पड़ेगी। ठीक है, आज के लिए इतना करते हैं क्योंकि हैवी हो जाएगा फिर आपके लिए, चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। कल अच्छे से डिटेल से इसका डिस्कस करेंगे कि एक एक ड्रग्स के साथ और दोनों का अप्रोच अलग अलग लेके चलेंगे और कैसे इसको करना है मैनेज, और क्या प्रभाव कर्म वाली औषध से है, और कुछ रेमेडीज भी आपको बताएंगे। आज के टॉपिक के लिए अभी तक का अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, जिन लोगों का लगन लॉर्ड 12th हाउस में बैठा रहता है, वो लोग यूजली आइसोलेशन पसंद करते हैं। खासकर अगर वो उस दशा के में रन कर रहे हो, तो वो आइसोलेशन पसंद करते हैं। अभी आज के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका, पूछ सकते हैं। चार्ट अगर नहीं देखने आता है, तो आप ये अप्रोच भी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उस अप्रोच के साथ भी आप चल सकते हैं। यूजली हाइपरटेंशन के पेशेंट दो ही कैटेगरी में आप बांट सकते हैं। एक तो वात कफ कफवात वाले, और दूसरे वो पेशेंट जो वात वाले हैं, वात प्रधान, पित्त प्रधान, है ना। रक्तज पेरिफेरल रेसिस्टेंस, यस। देखिए, रक्तज में क्या रहता है, रक्त भी संकुचन करती है। अगर मैंने आपको फिशर पढ़ाया होगा, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब रक्त विशिएटेड हो जाता है, तो एनल स्फिंक्टर जो है कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, और कॉन्स्टिपेशन डेवलप होती है। कॉन्स्टिपेशन के बाद ब्लीडिंग पाइल्स डेवलप होती है। हम आई थिंक हमने डिस्कस किया है ये, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का जो हमने कोर्स लिया था, उसमें हमने ये डिस्कस किया था। तो वो क्या होता है कि फिशर होता ही तब है जब वो रेसिस्टेंस डेवलप होना स्टार्ट हो जाए ड्यू टू रक्ता इन द एंडल रीजन, तभी फिशर होता है। अदरवाइज आप देखो कितने लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है और कितनों को ही फिशर होता है। कुछ लोग तो सारी जिंदगी कॉन्स्टिपेशन से सफर करते हैं, लेकिन फिशर नहीं हो पाता। फिशर हमेशा तब होता है जब रक्त की वजह से रेसिस्टेंस क्रिएट होती है। रक्त भी अपने आप में एक एक कंजेशन क्रिएट करता है, एक एक इरिटेशन क्रिएट करता है, संकुचित होता है। गुस्सा जब आता है ना, तो आप मुट्ठी बंद करते हो अपनी। इस तरीके से इसको समझे। ये कोई संप्राप्ति से नहीं आप इसको समझ सकते, कोई पैथोफिजियोलॉजी से नहीं समझ सकते। ये आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें ऑब्जर्वेशनल, ये ऑब्जर्वेशनल स्टडीज हैं, और ये चीज़ें आपको कहीं भी बुक्स में नहीं मिलेंगी, और इनको कोई ऐसे तरीके से नहीं समझ सकते आप इसको एक स्टोरी लाइन, ये एक अनुभूति के साथ समझिए। क्योंकि जब रक्त विषेटेड होता है, तो संकुचित होती हैं चीजें, कंस्ट्रिक्ट होती हैं, और खुलती नहीं है, रिलैक्स नहीं कर पाती। आप ऐसा मान के चलिए, कोई रक्त वाला पेशेंट, आप जिसको बड़ा गुस्सा आता हो, आप देखोगे वो खुल के नहीं बैठेगा, वो खुल के खुश नहीं हो पाएगा। वो ऐसे अंदर ही अंदर घुटता रहता है, और एक अग्रेशन उसके अंदर अंदर रहता है। एक गिल्ट फीलिंग कह लो, अग्रेशन कह लो, हर चीज में वो गुस्सा। तो वो खुलता नहीं है, रिलैक्स नहीं होता। वही यही हो रहा है, वही इस केस में हो रहा है। और मैं कल हम पढ़ेंगे कि क्यों दाड़िम, अनार का रस क्रॉनिक हाइपरटेंशन, खासकर रक्त पेरिफेरल रेसिस्टेंस में मिरेकलस रिजल्ट देता है। कल हम देखेंगे। देयर इज नो नीड to give Arogyavardhani. Then you have to, all you have to do is do Santavana Chikitsa. You have to calm down the nervous system of the patient.
You have to devise some certain drugs along with some certain pranayam that we are going to discuss in the next lecture. Usually, there is a no need, पर दोनों मिक्स के साथ आते हैं पेशेंट। सिस्टोलिक भी बढ़ता है, डायलिस्टोलिक भी बढ़ता है लोगों का, लेकिन कुछ लोगों का सिस्टोलिक बड़ा हाई रहता है, तो वहाँ आप कंसीडर कर सकते हो, या कुछ लोगों का सिर्फ सिस्टोलिक ही हाई रहता है, वहाँ पे भी आप कंसीडर कर। लास्ट कॉल, इज देयर एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। ठीक है, तो कल ही मोस्ट प्रॉब्ली हम लेंगे इस लेक्चर का, क्योंकि ऑलरेडी लेट चल रहा है हमारा। तो कल हम इसका ट्रीटमेंट पार्ट और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, गुड नाइट।